ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो 11th में क्या क्या पढ़े थे याद करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, वहां पे या तो कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे या तो कई सारे प्रोटॉन होंगे, तभी जाके वो चार्ज ऑब्जेक्ट बनता है। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू दैट इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। ठीक है, और ये जो एन होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लिख सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और ई का वैल्यू होता है दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का चार्ज लिख सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का भी लिख सकते हैं, और दोनों का चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और प्रोटॉन के लिए प्लस लिखते हैं सिंबल, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखते हैं सिंबल। तो ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है उसी का चार्ज आता है, या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसी का चार्ज आता है। चलो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि मान लो ये कोई तो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 200 प्रोटॉन है। ठीक है, और 200 इलेक्ट्रॉन है, 200 प्रोटॉन एंड 200 इलेक्ट्रॉन है। यहां से मान लो मैंने रिमूव कर दिया 100 इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 100, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो सर्कुलेट करता रहता है प्रोटॉन के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो मैंने 100 निकाल लिया। इसके बाद इसका नेक्स्ट डायग्राम में क्या बन जाएगा, 200 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये कितना बच गया 100। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बच जाएगा 100 प्रोटॉन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक्स्ट्रा क्या है, अभी एक्स्ट्रा इसमें प्रोटॉन और पॉजिटिव, और कितने हैं 100, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू एन इंटू ई। एन हो गया 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, जिसका वैल्यू होगा 1.6 इंटू 10⁻17 कूलम। और ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये अभी पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंडीशन चार्ज। नेक्स्ट चलते हैं करंट के ऊपर। तो करंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो, I इक्वल्स टू लिखते हैं हम लोग Q/T, या तो बोल सकते हैं जो करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, याद करो। करंट को पढ़ा जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। मैं बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा जैसे कि आपको याद आ जाए कि आपने 11th में क्या पढ़ा है, काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, यानी कि मान लो ये एक वायर है और इसके थ्रू से ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन पास करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, I इक्वल्स टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आपको कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे और इसी को पढ़ते हैं I एवरेज, यानी कि एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, दैट इज डेल्टा Q बाय डेल्टा T। डेल्टा Q क्या होता है, दैट इज द चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम T, इन टाइम डेल्टा T। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और ये होता है क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो ये होता है क्रॉस सेक्शन, आपको ऑलरेडी पता होगा ये होता है आपका क्रॉस सेक्शन, और उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको ये रेडियस गिवन है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आएगा, पाई स्क्वायर। तो ये होता है आई एवरेज। और एक होता है जिसे हम पढ़ते हैं आई इंस्टेंटेनियस। अच्छा, आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी एक इंस्टेंट पे अगर आप करंट कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T।
तो किसी इंस्टेंट पे मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल पे अगर तुम निकालना चाहो डेल्टा टी, मान लो 0.001 सेकेंड पे, ठीक है, तो बहुत ही कम इंटरवल पे आप निकालते हो, तो उसी टाइम पे करंट का जो वैल्यू होगा उसे कहते हैं करंट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इसी को हम जो पढ़ते हैं द रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, दैट इज द करंट। यही करंट आपको बताता है दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, आई इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। इसी के ऊपर मैं आपको इलेबोरेट करता क्या क्या है। ठीक है, तो यही करंट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं देखो, जैसे कि मान लो आपको गिवन है क्यू, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। आप ऑलरेडी डिफरेंशिएट के बारे में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता होगा, आप 11th में ये सब पढ़े होंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके बताता। पूछा गया फाइंड द करंट इन 2 सेकेंड, आपको पूछा गया फाइंड द करंट इन 2 सेकेंड। तो आई कॉस टू क्या फॉर्मूला, डी क्यू बाय डी टी, क्यू की जगह पे पुट कर सकते हो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। और डिफरेंशिएट आपको पता है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डी बाय डी टी। और डिफरेंशिएट करो तो या तो ऐसे लिख सकते हो 3t स्क्वायर प्लस डी बाय डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाय डी टी ऑफ 2। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू कितना आता है, 0। ये 3 बाहर आ गया, टी स्क्वायर का कितना आएगा, दैट इज 2t इंटू ये प्लस हो गया 2 बाहर आ गया, dt कर दिया, कितना आया 2, ठीक है। इन टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे t पुट कर दो, 2 आ जाएगा, दैट इज 4 इंटू 3, 12 प्लस 2 दैट इज 14 एम्पियर, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा 14 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और क्या सवाल आ सकते हैं। आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी पे पूछा करंट, जबकि आपको क्यू गिवन है। नेक्स्ट टाइप में आपको देगा, ठीक है, क्यू, फाइंड द क्यू पूछेगा, फाइंड क्यू इफ आई इज गिवन एज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। करंट गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज चार्ज फ्लो इन 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। ये भी आपको दे दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स कितना आ गया, आई डी टी, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, एंड क्यू इक्वल्स टू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो आपको करंट निकालना है कितने सेकंड के इंटरवल पे, 1 to 2। तो यहाँ पे चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई कितना है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी 1 to 2 सेकेंड, और इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर का कितना आया 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2t, ठीक है। ये सॉल्व किए होंगे आपने, मतलब इस मेथड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का। और इनका लिमिट कितना है 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, एक बार 2 पुट करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ये 1 है, एक बार 2 पुट करो, 2 का क्यूब कितना है 8, एक बार 1 पुट करो कितना आया 1, प्लस यहाँ पे अगेन 2 पुट करो 4, माइनस एक बार 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर कितना है 1, और यहाँ पे एक बार 2 पुट करो 4, माइनस एक बार 1 पुट करो दैट इज 2, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 7 प्लस 3 प्लस 2, 12 कूलम, ठीक है। तो चार्ज कितना है 12 कूलम। ये कुछ वैरायटी में आपको बता रहा हूँ जो कि आप ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और कैसे करंट कैलकुलेट किया जाता है। इसका यूनिट वगैरह आपको पता होगा, यूनिट क्या होता है एम्पियर,
ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। डायमेंशन अगर निकालते टाइम आपने कई बार देखा होगा, डायमेंशन निकालते टाइम ए भी लिख सकते हो एंड आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट कई सारे होते हैं, ईएमयू होता है, देन एबी एम्पियर होता है, बायोट होता है, ये सब सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो हम ज्यादातर यूज करने वाला आपका एसआई यूनिट यूज करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा? इसी डायरेक्शन में करंट। और अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लो इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन में करंट, करंट in the direction of positive, direction of flow of positive charge, ठीक है, in opposite direction of flow of electron or negative charge, electron और negative ions। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा या नेगेटिव आयंस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट कैरियर। करंट कैरियर कौन कौन है? करंट कैरियर्स, अच्छा करंट कैरियर्स क्या होता है? जो करंट को कैरी करते हैं। जनरली हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, तो आप जनरली पहले से पढ़े होंगे 10th क्लास तक इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता तब तक करंट क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो अभी उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बाकी के केसेस में क्या होता है, जैसे कि आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है, और एक पार्ट होता है दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर 12th के एंड में आप ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, शायद न्यू सिलेबस में आपका सेमीकंडक्टर है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे फिर भी आगे। तो करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स क्या होता है? जो करंट को कैरी करता है, या तो बोल सकते हैं जिसके फ्लो से करंट बनता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनता है, या तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के फ्लो से करंट बनता है। तो सभी के लिए क्या क्या होता है देखेंगे। सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। सॉलिड के लिए कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन आपका लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए होता है इलेक्ट्रॉन्स, या तो बोल सकते हो पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, देन गैसियस स्टेट के लिए ये भी होता है आपका पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। नेक्स्ट हो गया आपका सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए होता है दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये होल्स आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए इतना याद रखो। सेमीकंडक्टर के लिए करंट कैरियर्स कौन है? दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। गैसियस स्टेट के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, लिक्विड के लिए भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और सॉलिड पार्ट के लिए ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जैसे कि आप किसी भी एलिमेंट का लो, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उन्हें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या है? यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो किसी एटम के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उन लोगों को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब मान लो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है उनको, या तो हीट दिया जाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल आते हैं।
ठीक है, और मेटल के अंदर ही घूमते रहते हैं, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है दैट आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये जो है ये करंट कैरियर्स है फॉर सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें पॉजिटिव आयंस नहीं होता, पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर रहता है तो फ्री घूमता नहीं और वहां से कोई करंट नहीं मिलेगा। बट इन केस ऑफ लिक्विड पॉजिटिव आयन भी आपको करंट देंगे एंड नेगेटिव आयंस भी। गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस एंड सेमीकंडक्टर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये आगे जाके आप कंटिन्यू पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट चलते हैं चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में ये बढ़ाते हुए जाऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके आप लोग, ये रिवाइज करें। देन चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको पता होगा क्या चार्ज रहता है कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी वायर पे मान लो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहां पे करंट कैरी कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या लगता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जो करंट को कैरी करते हैं। वैसा है नहीं, कोई भी आप मेटल वायर लेते हो तो वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उतने ही क्या रहते हैं आपके प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जैसे कि एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर वही इलेक्ट्रॉन एटम में रहता, ऑर्बिट में रहता, तो वही जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ही इलेक्ट्रॉन है। वो बाहर आ गया तो क्या, वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा रहा है, तो एक वायर के अंदर जितने भी एटम्स हैं सब क्या है, न्यूट्रल हैं। सबके जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने भी एटम है। और सभी एटम से मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, ठीक है। एटम को मान सकते हो पॉजिटिव, बट वो निकला बाहर मतलब कहाँ, मेटल वायर से बाहर नहीं निकल रहा है, वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं, इस वायर के अंदर। तो जितने एटम थे यहाँ पे सभी न्यूट्रल थे और सभी के इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर घूम रहे हैं, यानी कि जितने प्रोटॉन्स थे इस वायर के अंदर, एटम के अंदर नहीं बोलो, वायर के अंदर जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया कि कोई भी एटम अगर पकड़ के चलो तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और वहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम हो सकता है पॉजिटिव, बट वायर के बाहर नहीं जा रहा है, तो वो एटम अगर इस वायर के अंदर माना जाए तो वो क्या है, न्यूट्रल है। तो वो एक कंडक्टिंग वायर हो तो उसमें जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यानी कि ये वायर अगर देखेंगे ये वायर को अगर देखेंगे कंडक्ट चार्ज के हिसाब से, तो ये हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। करंट कैरियर्स हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट अगर चार्ज का देखेंगे, चार्ज देखेंगे करंट कैरिंग वायर का, तो ये क्या होगा आपका, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज that is equals to number of negative charge, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जैसे कि मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ठीक है। करंट थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हर जगह पे चेंज होते जा रहा है। मान लो यहाँ पे बोलते हैं एक करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पे अगर करंट I2 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे करंट I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये तीनों अलग अलग करंट है, ये तीनों सेम करंट है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल किसी एक वायर पे आप अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, तो वहां पे करंट का भी चेंज नहीं होगा। हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर, सभी के लिए करंट का अमाउंट क्या है, सेम है। सभी में एक ही अमाउंट के करंट फ्लो करेंगे, दैट इज I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, ठीक है। और कुछ करंट के फॉर्मूले देता हूं, जैसे कि मान लो हमने जो पढ़ा I इक्वल्स टू dq बाय dt पढ़ा, या तो I एवरेज इक्वल्स टू हमने पढ़ा दैट इज डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये तभी के लिए जब चार्ज फ्लो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो,
चार्ज फ्लो व्हेन चार्ज फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि मान लो ये कंडक्टर है। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो क्या होता है, किसी क्रॉस सेक्शन में अगर हमने देखा 1 सेकेंड पे मान लो 50 इलेक्ट्रॉन गए, नेक्स्ट सेकेंड पे हमने देखा कि वहाँ पे 75 इलेक्ट्रॉन गए, थर्ड सेकेंड पे हमने देखा कि वहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन गए, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज है। तो वैसे केस के लिए हम ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। अगर मान लो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज हो, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज हो, जैसे कि मान लो एक कंडक्टर के थ्रू, क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हर 1 सेकेंड में, हर सेकेंड पे, ठीक है, हर सेकेंड में मान लो 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हर सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड पे देखे, सेकेंड पे देखे, हर बार अगर 50 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये कैसा है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। और इस वाले के लिए करंट डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज Q बाय T। Q इज द चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन इन टाइम इंटरवल T, इन टाइम इंटरवल T, ठीक है। इसी I cos टू Q बाई टी को हम जोड़ सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। जैसे कहां पे I cos टू Q बाई टी याद रहा, जैसे कि मान लो आपको चालू है क्या, हाँ, जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है करंट फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आपको पूछा गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन में कितना करंट जनरेट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, यानी कि किसी भी चार्ज के फ्लो होने से क्या बहता है, करंट। मान लो एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v से, और बोल सकते हैं इसका एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, दैट इज ओमेगा, ठीक है। और इस वाले का रेडियस मान लो कितना है, r है। तो इसके लिए हम करंट कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, विद द लीनियर वेलोसिटी v एंड हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड रेडियस कितना है, r है। तो इसके लिए करंट कैलकुलेट करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला I cos टू Q बाई टी, और Q cos टू क्या लिखते हैं, Ne डिवाइडेड बाई टी, where N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो N कितना आ गया, इस केस के लिए 1 है, तो पुट करते हैं E डिवाइडेड बाई टी। अच्छा, T क्या होता है, दैट इज द टाइम इंटरवल, ठीक है। मान लो यहाँ पे जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं फॉर अ टाइम पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो फॉर अ टाइम पीरियड T। अच्छा, इस वाले का टाइम पीरियड कितना है, मान लो T, मान लो T क्या होता है, दैट इज द टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक बार घूमने पे ये कितना करंट जनरेट करता है। तो हमने यहाँ पे छोटा टी क्या मान लिया, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। तो ये E डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, ये टी जो टाइम पीरियड है उसका वैल्यू कितना है, एक बार जैसे कि आप स्पीड इक्वल्स टू क्या लिखते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। एस क्या हो गया, डिस्टेंस, और v को क्या लिखा मैंने, स्पीड। तो ऐसे लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू s डिवाइडेड बाय v, और ये ऊपर आ गया। अच्छा, s एक टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां आने को इसको कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई r।
तो डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, ई इंटू टू पाई आर, सॉरी ई वी डिवाइडेड बाय टू पाई आर। तो ये हो गया करंट जनरेट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के लिए जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक बार, तो उसी केस में करंट कितना जनरेट होगा, ईवी डिवाइडेड बाय टू पाई आर। और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं ई ओमेगा डिवाइडेड बाय टू पाई, ये ओमेगा डिवाइडेड बाय टू पाई। अच्छा, यहाँ पे वी बाय आर यहाँ पे देख सकते हैं, ये वी बाय आर क्या होता है, दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू दैट इज वी बाय आर, और वी इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, आर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्या मिला देख लो, पूरे करंट के फॉर्मूले लिख देता हूं अगेन एक बार। आई इक्वल्स टू हमने जो पढ़ा पहले से, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वो था एवरेज का। आई इंस्टेंटेनियस अगर देखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसी को लिखते थे डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। Then I equals to Q by T for uniform flow of charge. Then I equals to EB divided by 2 pi R, और इसको लिख सकते हैं E ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 pi। और क्या लिख सकते हैं, I equals to देखो Q by T है, Q by T को क्या लिख सकते हैं, 1 by T क्या होता है, दैट इज और टाइम पीरियड। इस वाले केस में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखे थे E by T, और इसको ऐसे E by टाइम पीरियड T लिखे थे, और 1 बाय टी क्या होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ई बाय टी को क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए फॉर्मूले करंट्स के, कुछ फॉर्मूले और भी बहुत कुछ हैं, पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू। तो ये रिवीजन चालू है, थोड़ा बहुत आप रिवाइज कर लो 11 में क्या कुछ पढ़े थे। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।